नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जाएंगे तौलिए एकांकी का सारांश। भूमिका। हम भूमिका से शुरू करते हैं। तो उपेंद्र नाथ आशग एक एकांकिक तौलिए एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक नाटक है जो दाम्पत्य जीवन के छोटी छोटी बातों से उत्पन्न होने वाले तनाव और वैचारिक मतभेद को सूक्ष्म से चित्रित करता है। ये एकांकी मध्य वर्गीय भारतीय परिवार की पृष्ठभूमि में स्वच्छता, व्यक्तिगत आदतों और सामाजिक शिष्टाचार को लेकर होने वाले वैचारिक टकराव को दर्शाता है। नाटक का केंद्रीय विषय वसंत और मधु के बीच तौलिए के उपयोग को लेकर होने वाला विवाद है, जो विभिन्न पृष्ठभूमि और स्वभावों को जीवन दृष्टिकोण से उजागर करता है। अब हम सारांश पढ़ते हैं। पृष्ठभूमि और स्थान। नाटक नई दिल्ली में वसंत के ड्राइंग रूम में शुरू होता है, जो एक मध्य वर्गीय परिवार का सुसज्जित लेकिन सादा कमरा है। वसंत एक फर्म का मैनेजर है जिसकी मासिक आय ₹250 है। कमरे में टेलीफोन, रेडियो और सजावटी सामान है जो मधु की स्वरुचि को दर्शाती है। तो इसमें दो पात्र हैं, पहला है हमारा वसंत और दूसरा पात्र है हमारी मधु। ठीक है, मधु को बताया गया है कि वो सजावट मतलब इन सब पे ज़्यादा जोर देती है, मतलब उसको गंदगी पसंद नहीं है। ठीक है, हमें ये चीज़ पता चल गई। और वसंत जो है एक फॉर्म है, मतलब एक संस्था है, उसमें एक मैनेजर है। ठीक है, अब प्रारंभिक दृश्य क्या होता है। प्रारंभिक दृश्य नाटक की शुरुआत में वसंत हजमत बना रहा है और गलती से अपने बेटे मदन का तौलिया इस्तेमाल कर लेता है। मधु जो स्वेटर बुनते हुए रसोई से आती है, इस बात पर नाराज होती है। वे वसंत को तौलिया में अंतर समझाने की सलाह देती है, क्योंकि हजामत के तौलिए रंगीन और धारीदार हैं, जबकि मदन के तौलिए सादे हैं। वसंत अपनी भूल पर हंसता है और कहता है कि अनेक न होने के कारण उसे अंतर दिखाई नहीं देता। ये छोटी सी घटना उसके बीच तनाव का कारण बनती है। ठीक है, वैचारिक टकराव। मतलब इसका मतलब ये है कि जो मधु है उसको साफ सफाई, उसको छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना अच्छा लगता है। ठीक है, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, और जो हमारे वसंत है वो हमारी तरह है कि मतलब किसी से भी मुंह पोंछ लो, क्या फ़र्क पड़ता है, मुंह ही तो पोंछना है। ठीक है, तो ये कुछ टकराव है। हमारी फैमिली में भी ऐसा होता है कि अगर मैं अपनी बहन का कुछ यूज़ कर लूँ तो वो कहती है कि तूने इसको क्यों यूज़ किया। ठीक है, ये ख़राब हो जाएगा। तो ये क्या होता है, टकराव जैसे बात होती है कि उसे नहीं पसंद, मुझे पसंद है, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो हम दोनों के बीच में क्या होगी, गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। ठीक है, वैचारिक टकराव। मधु की स्वच्छता और व्यवस्था के प्रति सनक और वसंत का सहज और लापरवाह स्वभाव उसके बीच बार बार टकराव का कारण बनता है। मधु का मानना है कि स्वच्छता और सलीका जीवन का अभिन्न हिस्सा है, जबकि वसंत इसे अनावश्यक तकल्लुफ़ और नफ़सत मानता है। वह अपनी सादगी भरी पृष्ठभूमि का जिक्र करता है, जहाँ 6 भाई एक ही तौलिया इस्तेमाल करते थे और बीमारी का डर नहीं था। वह मधु की स्वच्छता के प्रति अति संवेदनशील रवैये को एरिस्टोक्रेटिक कहकर ताज कसता है। मधु इस बात से आहत होती है, दोनों के बीच बहस तीखी हो जाती है। बसंत का तर्क है कि स्वच्छता से ज़्यादा महत्वपूर्ण शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है। वह चूहा सौदाशाह के एक किस्से का उदाहरण देता है, जहाँ जाट लोग मेले पानी पीकर भी स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि उनकी
खुराक दही और लस्सी में रोगों से लड़ने की शक्ति होती है। मधु इसे तर्क संगत नहीं मानती और अपनी स्वच्छता और आदतों को बचपन से मिले संस्कारों का हिस्सा मानती है। बसंत इसे लापरवाह स्वभाव को गंदगी से जोड़ती है, जिसे वसंत पे अपमानजनक मानता है। क्योंकि हम जिस फैमिली से आते हैं हम वो ही करते हैं, जिस समाज में हम बड़े होते हैं हम उसी की तरह देखकर वही व्यवहार करते हैं। हमें अपने आप को बदलने में बहुत समय लगता है, ठीक है, जो कि दूसरे के लिए शायद नापसंद हो। मधु का कहना है कि वह साफ को इसलिए महत्वपूर्ण देती है क्योंकि वह इसे सभ्य और संस्कृत का हिस्सा मानती है। वह वसंत के दोस्तों और उसकी सहजता जैसी उशी और निम्मों की हरकतें को अशिष्ट मानती है। वह वसंत के स्वभाव को पशु जैसा कह देती है, जिसमें वसंत क्रोधित हो जाता है। वह कहता है कि मधु की स्वच्छता की सनक और विषैली हंसी उसके प्रति घृणा को दर्शाती है। मधु इसे इनकार करती है लेकिन कहती है कि वसंत को उसकी व्यवस्था और सफाई से नफरत है। पहला दृश्य का अंत तनाव, ठीक है। अब जो पहला दृश्य उसकी एंडिंग कैसे होती है ये बताया गया है, ठीक है। तनाव के बीच टेलीफोन की घंटी बजती है और बसंत को बनारस जाने का आदेश मिलता है। मधु अपनी नौकरानी मंगला को अपना सामान बांधने को कहती है, ये संकेत देते हुए कि अब बसंत से नाराज होकर घर छोड़ना चाहती है। लेकिन बसंत हंसते हुए कहता है कि वह पहले उसका सामान तैयार करे क्योंकि उसे जल्दी जाना है। पर्दा गिरता है, ठीक है। इसके बाद है दूसरा दृश्य जो शुरू होता है वो 2 महीने के बाद होता है, जब वो वापस आ जाता है वसंत, ठीक है। 2 महीने के बाद ये दृश्य जनवरी में शुरू होता है। कमरे में बदलाव है, मेज की जगह पलंग है और मधु की उदास सी लेटी है। बसंत 2 महीने से बनारस में है और उसके मधु को कोई ढंग का पत्र नहीं लिखा। मधु को लगता है कि वसंत उससे नाराज है और उसकी सफाई की आदतों से घृणा है। वह अपनी सहेलियों को सुरुचिंती के साथ समय बिताती है, जो उसे हंसने की कोशिश करती है। मधु अब पहले जैसे सनकी नहीं रही। वह सहेलियों को बिस्तर पर ही चाय पीने देती है और स्वच्छता के प्रति अपने रवैये को ढीलापन लाती है। वह अपनी सहेलियों से कहती है कि सभ्यता और संस्कृति के नाम पर अनावश्यक बंधन नहीं थोपने चाहिए। वसंत की वापसी, ठीक है। अब जब वसंत वापस आता है, वसंत अचानक लौटता है और मधु के बदले हुए व्यवहार को देखकर खुश होता है। वह कमरे के पलंग में चाय की ट्रे देखकर आश्चर्यजनक होता है। मधु उसे बताती है कि उसने अपने सिद्धांतों में बदलाव किया है ताकि वसंत और उसके दोस्तों को सहजता मिले। वसंत इस बदलाव की सराहना करता है और कहता है कि जीवन में सुख बाहरी धड़क भड़क से नहीं बल्कि आंतरिक दृष्टि से है। मधु पूछती है कि क्या वह उससे नाराज था क्योंकि उसके ढंग से पत्र नहीं लिखे। वसंत हंसकर कहता है कि वह नाराज नहीं था बल्कि समय की कमी थी। इसके बाद जब अंतिम दृश्य या चरमकश होता है, मतलब लास्ट का एंडिंग जब सीन होता है तब क्या होता है, जैसे ही दोनों के बीच सुलह होती दिखाई देती है, बसंत फिर से गलती से सूरों और चिंटी के इस्तेमाल किए तौलिए से मुंह पोंछ लेता है। मधु तुरंत चीख पड़ती है और उसे गीले सूखे तौलिए में अंतर समझाने को कहती है। ये दृश्य पहले दृश्य की पुनरावृत्ति है जो दर्शाता है कि मधु के बदले हुए रवैये के बावजूद उसकी स्वच्छता के प्रति सनक पूरी तरह से नहीं की गई है। वसंत फिर भी अपनी भूल पर हंसता है और मधु के नाराज होकर कोच पर बैठ जाती है। नाटक का अंत वसंत के इस सवाल के साथ होता है, क्या मधु फिर नाराज हो गई? और ठीक है, यह कि मधु फिर से नाराज हो गई। ये मधु की विषैली हंसी के साथ जो होता है पर्दा वो गिरता है।
ठीक है, ये स्टोरी बताई गई है कि हम जैसे जैसे अपनी आदतों को डालते जाते हैं हम वैसे ही बनते जाते हैं। हमें दूसरों की शायद विचारधारा पसंद नहीं है कि, या ये हो सकता है कि दूसरों को हमारी विचारधारा पसंद नहीं है, जो एक तनाव का कारण भी बनती है। ठीक है, निष्कर्ष, तौलिया का हल्का फुल्का लेकिन गहरा नाटक है, जो मध्यकालीन दाम्पत्य जीवन के छोटे छोटे समस्याओं को हास्य और व्यंग के माध्यम से प्रस्तुत करता है। ये दर्शाता है कि वैवाहिक जीवन में समझौता और संतुलन कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही दिखाता है कि व्यक्तिगत स्वभाव और संस्कार आसानी से नहीं बदलते। तौलिया का प्रतीकात्मक उपयोग नाटक को एक अनूठा आयाम देता है, जो स्वच्छता, शिष्टाचार और सहजता के बीच बहस को जीवित बनाता है। मतलब ये बता रहा है कि छोटी छोटी समस्याओं पे भी हम लोग लड़ते रहते हैं। ठीक है, मतलब ये पति पत्नी है, इनके बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो ये दोनों क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि एकदम से बदलाव करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये चैप्टर क्या अच्छा लगा और क्या आपको समझ नहीं आया। अगर आप आगे कोई चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो उसके बारे में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।